नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी प्रसन्न होंगे इसी में आशा करता हूँ। हमारे 12वीं भौतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर आज अंतिम पड़ाव में है और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इससे पूर्व का जो वीडियो हमने देखा था उसमें हमने क्या किया कि विद्युत क्षेत्र में कोई भी विद्युत द्विध्रुव उसको हम θ1 से θ2 विक्षेप देते हैं या विक्षेप देने में कितना कार्य किया जाएगा वो हम पढ़ चुके हैं। देखिए, इससे पूर्व का वीडियो जो है पूरी तरह से हमारे कंप्लीट है और उसका रिजल्ट जो हमें मिला कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में अपनी संतुलन अवस्था से θ1 से θ2 विक्षेप अगर हमें देना है, विस्थापित करना है, तो जो किया गया कार्य होगा W, उस किए गए कार्य का जो मान है, व्यंजक है, वो हमें मिला था PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये जो है आपने कल के वीडियो में अच्छी तरह से जो है रिवाइज कर लिया होगा। आज इसी से हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी विद्युत द्विध्रुव है, उसको हम अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो जितना कार्य किया जाएगा वही कार्य हमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में मिलेगा। जो टॉपिक है हमारा उसी से इस टॉपिक को टॉपिक का शीर्षक है ना, उसी से हमें इस टॉपिक को समझना है। हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। किसकी करनी है? विद्युत द्विध्रुव की। देखिए, विद्युत द्विध्रुव को आप समझ लीजिए, ये बार बार जो है हमारे प्रयोग में आता है और जो है हर चैप्टर में अभी 1 से लगा के 4 तक के जो हमारे चैप्टर है वहाँ करीब करीब यूज में आएगा। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। किस प्रकार की व्यवस्था है कि हमारे पास एक जो है ऋणावेश है, एक धनात्मक आवेश है, दोनों का जो है परिमाण समान है परंतु विपरीत प्रकृति कैसी है? विपरीत है। एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, और ये बहुत ही अल्प दूरी पर। यहाँ पर तो आपको दूरी काफी दिखाई दे रही है क्योंकि हमें यहाँ पर इसको देखना भी है, समझना भी है और जो है इनको समझ के आगे डेरिवेशन वगैरह निकालने तो हमने दूरी ज्यादा रखी। लेकिन हम कहते हैं कि ये कितनी दूरी होती है? अल्प दूरी। और इसको क्या माना जाता है? 2a। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो बनेगा इस सिस्टम के कारण जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो बनेगा वो हमें जो है P से हम बताते हैं, स्मॉल p से जो है हम बताते हैं। क्या होगा कि जो है आवेश का परिमाण और मैग्नीट्यूड कितना, आवेश और आवेश का परिमाण Q2a, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये एक द्विध्रुव क्या होता है? व्यवस्था होती है। इस द्विध्रुव को हमें कहाँ से लाना है? अनंत से लाना है। कहाँ से लाना? अनंत से। और किस में लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए, चलो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम जल्दी से अपने रफ वर्क में समझ लें तो फिर हम इसके नोट्स जो है तैयार करेंगे। मान लीजिए ये विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। ये यहाँ मैं मान लेता हूँ ये विद्युत द्विध्रुव एक व्यवस्था हो गई। ये इधर माइनस का जो है हमारे पास आवेश हो गया, इधर जो है हमारे पास प्लस का आवेश हो गया। इसको आप बिंदु ए मान लीजिए, इसको बिंदु बी मान लीजिए, ठीक। अब जो है आप देखेंगे इसको द्विध्रुव को हम कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से इसको यहाँ ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र में जब हम विद्युत द्विध्रुव को लाएंगे तो ये इस तरफ का आवेश जो है -Q, इस तरफ का आवेश जो है -QA बिंदु पर, वो तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण आकर्षित होगा। अब आपके दिमाग में होगा भाई क्यों हो रहा है आकर्षित? क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है। इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का स्रोत कैसा है? धनावेश है, और धनावेश ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस बिंदु को तो हम क्लियर समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर जो है धनावेश है और इधर जो है धनावेश है ना। विद्युत क्षेत्र पूरा किस कारण से है? ये धनावेश के कारण। तो धनावेश प्रतिकर्षित होंगे, तो इस वाले बी वाले जो भाग है उसको लाने में जो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल जो है कार्य कर रहा है। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो है फोर्स की बात हम करें
प्लस Q आवेश पर जो है बल कार्य करेगा वो कितना होगा, F बराबर QE धनावेश के कारण। ठीक है, इसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। और माइनस आवेश के कारण जो है विद्युत क्षेत्र नहीं, बल जो होगा हमारे पास वो इस दिशा में होगा। और परिमाण क्या होगा, F बराबर माइनस QE। ठीक, ये वाला जो बल है इसके लिए जो हमें क्या है कि कुछ भी जो अन्य बाह्य स्रोत नहीं लगाना है, क्योंकि इसको जो है विद्युत क्षेत्र अपनी ओर आकर्षित करता है। परंतु यहाँ पर धनावेश को जब हम अनंत से लाएंगे तो हमें कोई बाह्य कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल जो है कार्य कर रहा है। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा कि यहाँ पर जो है कार्य कहाँ किया जा रहा है, कार्य कब किया जाएगा। देखिए, जब जो है हम विद्युत द्विध्रुव को, ये रहा विद्युत द्विध्रुव, समझ में आ रहा है, ये रहा हमारे पास विद्युत द्विध्रुव, ये मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये रहा विद्युत द्विध्रुव है। इसको आप अनंत से लाएंगे, इसको आप अनंत से लाएंगे तो क्या होगा कि माइनस Q आवेश को तो आकर्षित करेगा विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको कोई भी जो है बल नहीं लगाना पड़ रहा, कोई भी कार्य जो है नहीं किया जाएगा। इस धनावेश को विद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके लिए आपको जो है कुछ बल लगाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो अनंत वाली स्थिति में जो है, अनंत वाली स्थिति में अगर विद्युत द्विध्रुव है उसको हम ला रहे हैं, जब तक कि वो विद्युत क्षेत्र में एंटर नहीं हो जाए तब तक हमारे पास किया गया जो कार्य होगा वो 0 होगा, क्योंकि इधर हमें कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ रहा है और इधर थोड़ा बहुत कार्य हम कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं कि इधर हम बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं और इधर जो है कार्य कर रहे हैं। तो एक तरह से किया गया कार्य जब हम अनंत से विद्युत क्षेत्र तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हमारे पास जो है किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर हमें स्थितिज ऊर्जा भी क्या मिलेगी, जब कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा भी 0 है जो मिलेगी। समझ गए आप। अब देखिए, जब हम विद्युत क्षेत्र में आ जाते हैं, इस विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन, ये रहा हमारे पास विद्युत क्षेत्र। ये इस विद्युत क्षेत्र में जब हम आते हैं तो ऋणावेश को तो विद्युत क्षेत्र अपनी ओर आकर्षित करता है और धनावेश को प्रतिकर्षित करता है। अब देखिए कि जब ये ऋणावेश है प्रारंभ में इस जगह आया होगा, धनावेश तो इधर ही रहा होगा, प्रारंभ में ये ऋणावेश इस तरफ आया होगा। अब इसको जो है यहां आने के बाद विद्युत क्षेत्र में इतनी दूरी और तय करनी पड़ी। विद्युत क्षेत्र में आने के बाद जो है, आपको डायग्राम क्लियर दिख रहा नहीं दिख रहा, देखिए ये जो है विद्युत क्षेत्र में दोबारा ही बना दूं, चलिए ये दोबारा बना दिया मैंने विद्युत क्षेत्र के। और ये चीज अगर आप समझ गए तो फिर डिराइव करना इसको बहुत आसान होगा। अब ये आप जैसे इसको ला रहे हैं विद्युत द्विध्रुव को अनंत से ला रहे हैं, ठीक है, ये माइनस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश है और ये 2A जो है हमारे पास इन दोनों के बीच में अल्प दूरी है। अब इसको आप ला रहे हैं तो देखिए अभी धनावेश तो इस तरफ है, ऋणावेश इस तरफ है, तो ऋणावेश जो है आपके अंदर यहां तक लाना है, हमें विद्युत क्षेत्र में लाना है। धनावेश को भी लाएंगे, ऋणावेश को भी लाएंगे। तो ऋणावेश जो है यहां से लगा करके यहां तक की दूरी जो है ज्यादा तय करेगा, धनावेश तो यहीं स्टॉप हो जाएगा और ऋणावेश है जो इतनी दूरी ज्यादा तय करेगा। अब ये दूरी ज्यादा कितनी है, ये दूरी बराबर होगी कि इन आवेशों को आपने कितनी दूरी पर व्यवस्थित कर रखा है, 2A दूरी पर। तो माइनस Q आवेश को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। देखिए ध्यान दीजिए कहां तय करनी पड़ रही है, विद्युत क्षेत्र के अंदर। अब आपको मालूम है माइनस Q आवेश पर फोर्स कितना लग रहा है, F बराबर माइनस QE लग रहा है और इसको कितनी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, 2A दूरी तय करनी पड़ रही है। यानी कि आपके पास बल भी हो गया और एक तरह से ये विस्थापन हो गया। तो यहाँ पर जो है कार्य आराम से जो है आप प्राप्त कर पाएंगे। और यही कार्य अतिरिक्त दूरी तय करने में जो कार्य किया जाएगा, यही कार्य जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पर इकट्ठा होगा। जो किया गया कार्य है वो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगा। ये चीज समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्युत क्षेत्र में जब तक हम नहीं पहुंच रहे हैं तब तक किसी भी प्रकार का विद्युत द्विध्रुव पर कार्य नहीं किया जा रहा, तो विद्युत स्थिति जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है वो भी कुछ नहीं होगी।
और जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र में एंटर होते हैं तो माइनस क्यू आवेश को जो है अतिरिक्त दूरी चलनी पड़ती है। इस अतिरिक्त दूरी के चलने में जो है कार्य किया जाता है और यही कार्य हमें स्थितिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं किसकी, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या कहना है कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, अनंत से जो हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य हमें क्या प्रदान करता है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हमें प्रदान करता है। यानी कि किया गया कार्य है जो है हमें स्थितिज ऊर्जा का मान देता है। किसको लाना है, विद्युत द्विध्रुव को लाना है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ये व्यवस्था है जिसमें कि समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर बैठे रहते हैं या फिर व्यवस्थित रहते हैं। ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई तो जो है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का आधा वर्ग हो गया। अब आप कहेंगे सर आधा वर्ग की कैसे हुआ, क्योंकि अभी W1 ही निकला हमारे पास। क्या निकला कि ये अतिरिक्त दूरी जो आपने तय करी है वो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यानी कि जो है U अगर आप यहाँ माने तो W1 तो आपको ये मिला कि उसको हम अनंत से कहाँ पर ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में। दूसरा कार्य कहाँ होगा भाई, दूसरा कार्य होगा यहाँ अंदर लाने के बाद जो विद्युत द्विध्रुव है उसको संतुलित अवस्था से थीटा कोण पर विस्थापित करना। थीटा कोण से क्या करना, हमें विस्थापित करना है। यानी कि थीटा कोण से जो है हमें द्विध्रुव को घुमाना है और जब आप घुमाएंगे तो वहां भी कार्य किया जाएगा। घुमाने में जो कार्य किया जाएगा वो कितना मिलता है, कल पढ़ा हमने कि घूर्णन में किया गया कार्य, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घूर्णन या घुमाने में कितना कार्य किया जाता है, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो W2 की वैल्यू तो सीधी हमें ये लिखनी है कल वाली, और जैसे ही आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। तो करीब करीब ये टॉपिक जो है हमने पूरी तरह से समझ लिया। अब आपको जो है मैं डायग्राम में समझाने का प्रयास नोट्स में जो है आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारे पास जो है नोट्स कंप्लीट तैयार है, इन्हीं को जो है अपने को समझना है। आप वीडियो को पॉज करते हुए इनको जो है नोट कर लेंगे। मैं जो है इनको एक व्यवस्थित कर देता हूँ, ये बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये हमने डायग्राम बना रखा विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस एरो मार्क से बता रखी है। अनंत से हम किसको ला रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव को ला रहे हैं। मान लीजिए ये मेरे पास जो है ढक्कन पेन का ये विद्युत द्विध्रुव है, इसको जो है मुझे लाना है अनंत से कहां पर लाना है, विद्युत क्षेत्र में लाना है। देखिए इधर हम जो है ऋणावेश लेंगे। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऋणावेश ही क्यों लेते हैं। इसके पीछे का कारण है कि जो ये हमारे पास द्विध्रुव व्यवस्था है, ये जो हमारे पास द्विध्रुव व्यवस्था है इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वो हमारे पास सदिश राशि होती है और विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। तो हम इन दोनों राशियों की दिशा समान रखना चाहते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे निर्धारित करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये इधर है, अब आप माइनस आवेश को जो है इस तरफ रखेंगे तो ही इसकी दिशा कैसी होगी, माइनस से प्लस की ओर, दोनों की जो है सेम डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसलिए हम माइनस क्यू को इधर रखते हैं और प्लस क्यू को इधर रखते हैं। अब आप जब अनंत से लाएंगे तो आपके पास कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, लेकिन विद्युत क्षेत्र में लाने के बाद इस माइनस क्यू आवेश को यहाँ तक बिंदु ए तक पहुंचने में, ये यहाँ अंदर तक पहुंचने में इतनी दूरी तय करनी पड़ी। कितनी दूरी, 2a दूरी तय करनी पड़ी। ये जो मैंने P लिखा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है। ये मैंने यहाँ एरो से बता रखा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये एरो का साइन किसके लिए, तो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला जो बल है QE उसकी दिशा है। ये वाला एरो क्या है, ये वाला एरो है विद्युत क्षेत्र की दिशा। इस तरफ में किसकी दिशा है, माइनस क्यू आवेश के कारण जो बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र के, माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है उसको हमने यहाँ लिखा है। तो डायग्राम आप पूरी तरह से समझ गए होंगे।
देखिए परिभाषा जो है मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया जाता है। जो भी कार्य करेंगे हम उस विद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाने में, वो कार्य जो है उस विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा होगी। एक चीज और मैं यहाँ पर जो है अपन ने नोट करी, वो क्या कि हमें विद्युत द्विध्रुव को कैसे रखना है, क्यों इस तरह से रखना है, उसका कारण भी लिखा है। समान विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार लाया जाता है कि की द्विध्रुव आघूर्ण जो P होता है की दिशा E के समान रहे। ठीक, फिर अपन लिखते हैं माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल जो होगा वो माइनस क्यू ई होगा, स्वयं विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाया जाएगा। प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल जो होगा प्लस क्यू ई, ये जो है बाह्य कार्य करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको विद्युत क्षेत्र एक तरह से प्रतिकर्षित कर रहा है। अनंत से विद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा 2a दूरी अधिक चलनी पड़ती है। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 2a दूरी क्यों अधिक चलनी पड़ रही है, क्योंकि जो है माइनस क्यू आवेश को हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के इस तरफ ला रहे हैं। 2a दूरी अधिक चलनी पड़ती, किसकी तुलना में, प्लस क्यू आवेश की तुलना में। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस क्यू आवेश द्वारा किया गया अतिरिक्त कार्य, जब वो अधिक दूरी चल रहा है अतिरिक्त दूरी, तो यहाँ पर उसके द्वारा अतिरिक्त कार्य किया जाएगा, उसको हमने W1 से लिखा है। माइनस क्यू आवेश पर बल और अतिरिक्त दूरी, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, विस्थापन को किस रूप में हो रहा, अतिरिक्त दूरी के रूप में। तो देखिए यहाँ पर मैं लाइन लिखता हूँ, माइनस क्यू आवेश पर बल कितना लग रहा है, ये रहा माइनस क्यू ई, और अतिरिक्त दूरी कितनी है 2a। ठीक है, इसको आप यहाँ पर जो है सोल्व करें तो माइनस क्यू और हमारे पास जो है ई बी है, और 2a को मैं साथ में ले लेता हूँ और ये ई लिख देता हूँ। अब देखिए ये क्या बना हमारे पास Q2a। पहले चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद हो रहा होगा कि 2a Q क्या बनता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। ठीक है, देखिए तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम W1 बराबर माइनस का चिन्ह तो आएगा, Q और 2a क्या बन रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P स्मॉल p, और ये E। ये हमारे पास समीकरण 1 आ गई। ये समीकरण 1 हमें जो है क्या बता रही है, समीकरण 1 बता रही है कि अगर हम विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो जो किया गया कार्य होगा वो हमें ये मिलेगा। ठीक बात है, और यहाँ कारण भी लिख दीजिए, P क्या है, P है Q2a। चलिए अब अपन क्या है कि विद्युत द्विध्रुव जब क्षेत्र में आ गया तो इसको हम θ1 से θ2 जो है घुमाते हैं। ठीक है ना, थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, तो वो नोट कर लेते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में स्थायी संतुलन या फिर समांतर बोलते हैं अपन। किसके समांतर, विद्युत क्षेत्र के समांतर। स्थायी संतुलन से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। अभी आपने पिछले टॉपिक में ही पढ़ा था, थीटा कोण से विस्थापित कर रहे हैं, यानी कि जो है आप स्थायी अवस्था को, स्थायी संतुलन अवस्था को θ1 माने, और फिर उसको जो है कितना जो आप उसको विस्थापित कर रहे हैं, कितना घुमा रहे हैं, यानी कि θ1 अगर आपने स्थायी संतुलन मान लिया तो θ2 को आपने कितने डिग्री घुमाया है वो θ2 हो जाएगा। तो यहाँ पर θ1 और θ2 के रूप में लिखेंगे किए गए कार्य को। उससे आप W2 से नोट कर लीजिए, तो आपके पास आएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक बात है, ये सीधा जो है हमारे पास किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा, घुमाने में किया गया कार्य प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
θ1 को हम क्या मान रहे हैं, स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन या समांतर। किसके समांतर, विद्युत क्षेत्र के। तो ऐसी स्थिति में θ1 कितना होगा, 0 डिग्री। और θ2 की आप इसको जो है कितने एंगल से घुमा रहे हो, 20 डिग्री से, 30 डिग्री से, 40 से, 50 से। तो θ2 जो है हमारे पास चर के रूप में θ आ जाएगा, 20 भी हो सकता, 30 भी हो सकता, 40 भी हो सकता। अब ये दोनों मान अगर आप लिख देंगे तो W2 हमारे पास हो जाएगा PE cos 0 डिग्री माइनस cos θ। cos 0 डिग्री की वैल्यू आपको ध्यान में है, कितनी होती है, 1 माइनस cos θ, ये W2 हो गया। अब आप यहाँ पर जो है सीधा लिख सकते हैं कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, देखिए U बराबर W1 प्लस W2। पहला कार्य किस कारण से, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने से। दूसरा कार्य कि जो है हमने स्थायी संतुलन अवस्था से विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने के बाद जो है स्थायी संतुलन अवस्था से हम इसको θ विक्षेपित कर रहे हैं, तब तो आपके पास आएगा W1 का मान जो है समीकरण 1 से PE, और W2 का मान बनेगा PE 1 माइनस cos θ, गुणा कर लीजिए माइनस PE प्लस PE और माइनस PE cos θ। PE से PE कैंसिल हो गया, तो ये स्थितिज ऊर्जा हमारे पास आ गई PE cos θ। ये लीजिए, ये हमारा व्यंजक आ गया, इसको हमने समीकरण 2 माना है। तो आपको जो है स्थितिज ऊर्जा कितनी मिलेगी, किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी माइनस PE cos θ। अगर परीक्षा में आपसे विशेष स्थितियां नहीं पूछे तो आपको यहां तक ही वर्क करना है, और आपसे विशेष स्थितियां भी पूछी जाए तो आपको आगे कार्य करना है। चलिए हम विशेष स्थितियां देख लेते हैं। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, पहली विशेष स्थिति जो हम देखें कि यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P जो है विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री कोण पर हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र दोनों ही किस प्रकार से संबंधित है, समांतर है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अर्थात इस स्थिति में जो है θ का मान तो हमारे पास 0 डिग्री हो गया, और आपको मालूम है cos 0 डिग्री का मान कितना होता, 1 होता है। अब आप जो है समीकरण 3 से देखिए, 3 से W बराबर नहीं, स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस PE 1 माइनस cos θ। जब आप जो है cos 0 डिग्री भरेंगे तो आपको जो है क्या मिलेगा, देखिए cos 0 डिग्री का मान हमारे पास जो है 1 माइनस cos θ, और समीकरण 3 दोबारा से देखिए क्या मिला, ये मिला आपको, सॉरी ये रहा आपके सामने U बराबर माइनस PE cos θ। ये रखना है, इससे नहीं रखना समीकरण 2 को। समीकरण 3 जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको रखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कीजिए, ये जो है आपको मिल रहा है यहाँ पर U बराबर PE cos θ, और जैसे ही आपने θ की जगह 0 डिग्री रखा तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस में, ये भी माइनस, ये माइनस PE U। देखिए यहाँ से एक चीज हमें समझ में आती है क्या, कि ये स्थायी संतुलन है। कौन सा है, स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन स्थिति। द्विध्रुव की ये कौन सी स्थिति है, स्थायी संतुलन। कारण बता सकते हैं आप कि यहाँ पर जो इसका मान है वो 0 से भी छोटा है, ऋणात्मक हो रहा ना, ऋणात्मक वैल्यू तो 0 से भी छोटी है। तो यहाँ पर इसके पास जो स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल एक तरह से नेगेटिव हो रही है, तो स्थायी संतुलन की अवस्था जो हमें यहाँ पर मिलेगी, इन स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर मिनिमम होगी। ठीक,
कब? जब हम थीटा का मान कितना लेंगे? 0 डिग्री लेंगे। चलिए अब दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। 0 होने का मतलब है कि P और E दोनों किस प्रकार से हैं? दोनों समांतर हैं। अब आप आगे जो है सेकंड वाला लेना, ये हमारे पास सेकंड स्थिति आएगी कि यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको कि हम P से बताते हैं, ये भी सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। लंबवत होने का मतलब क्या हो गया कि P और वेक्टर E दोनों इस प्रकार से लंबवत। थीटा का मान हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर थीटा का मान जो है यहाँ पर हमें मिलेगा, थीटा का मान हमें यहाँ पर 90 डिग्री मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का जो है, स्थितिज ऊर्जा का आपके पास व्यंजक आया -PE कोस थीटा, और जैसे ही आप जो है कोस 90 डिग्री रखेंगे, कोस 90 का मान हमारे पास 0 होता है, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 0। और तीसरी स्थिति ले लीजिए, इसको भी आप समीकरण नंबर देना चाहें तो 4, ये समीकरण 5 हो गई। और लास्ट इसकी जो है तीसरा केस हम देखें कि हमारे पास विद्युत द्विध्रुव हो, वो विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर हो जाए। प्रति समांतर का मतलब पूरी तरह से उल्टा, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाए। तो ये यहाँ पर लिखते हैं, यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है विद्युत क्षेत्र से 180 डिग्री कोण बनाए। कोण बनाने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो P ही है वो प्रति समांतर है। प्रति समांतर का मतलब ये माइनस में उल्टा है एक तरह से। तो स्थितिज ये तो यहाँ पर थीटा तो हमारे पास 180 हो गया। स्थितिज ऊर्जा का आपके पास जो है फॉर्मूला U बराबर -PE कोस 180 डिग्री, और 180 हमारे पास होता है माइनस का जो है 1, कोस 180 कितना होता है? -1। तो जैसे ही आप -1 रखेंगे तो यहाँ पर +E हमें मिल जाएगा। ये सर्वाधिक जो है अस्थायी स्थिति जो है हमें प्रदान करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अस्थायी अवस्था। कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे कि यहाँ पर U का मान जो है मैक्सिमम हो रहा है, धनात्मक वैल्यू आ रही है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? यहाँ पर अधिकतम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, और निकालने के बाद इसकी जो है हम 3 विशेष स्थितियां कि जब वो समांतर हो, कौन? P और E दोनों समांतर हो। दूसरी स्थिति में क्या किया हमने कि P और E दोनों परस्पर लंबवत हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल। और तीसरी वाली स्थिति में कि जो है प्रति समांतर हो, यानी कि 180 डिग्री का एंगल। तो हमें स्थितिज ऊर्जा क्या मिलेगी? कब ये स्थायी संतुलन होगा? स्थायी संतुलन में जब होगा जब थीटा का मान 0 डिग्री, यानी कि दोनों समांतर है, तब स्थायी संतुलन। और अस्थायी संतुलन कब होगा? कि जब आप इसको प्रति समांतर रखेंगे, विद्युत द्विध्रुव को एक तरह से उल्टा कर देंगे। जिधर -Q ले रखा उधर +Q हो जाएगा, और जिधर +Q है उधर -Q हो जाएगा। तो ये जो है पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करते हुए आप जो है नोट्स बनाएं और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।